नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। रात के 10 बज चुके हैं और 10 की बात के साथ मैं हूं मुकेश कुमार। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि 10 की बात में आज हम जो लेकर के आ रहे हैं आपके सामने वो गुड न्यूज। वो विस्तार से जो 3 खबर है वो हम आपको बताते हैं, उसके बाद ट्रेंडिंग न्यूज बताते हैं, फिर गुड न्यूज के साथ आपको गुड नाइट कहते हैं और लास्ट में जो आज हमने रखा है कि आपके लिए कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, उसके लिए आपसे फीडबैक भी हम मांगते हैं। आज से हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं और पहली जो बात है वो हम कर रहे हैं DY चंद्रचूड़ और गणपति पूजा के पीछे की जो कहानी है उसको हम विस्तार से आज आपको बताएंगे। और इसके अलावा जो दूसरी खबर है वो खबर हम आपको बता रहे हैं, चंदौली में जो मस्जिद है उस मस्जिद के पीछे की कहानी क्या है वो हम आपको बताएंगे। तो पहली शुरुआत करते हैं खबर से कि DY चंद्रचूड़ और प्रधानमंत्री मोदी की जो मुलाकात हुई गणपति पूजा में, उसके पीछे की कहानी क्या है उसको आज हम यहाँ पर विस्तार दे रहे हैं। CJI DY चंद्रचूड़ के बुलावे पे गणेश पूजा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके घर जाने की और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से जब यह तस्वीर साझा की, तस्वीर के सामने आने के बाद से लेफ्ट लिबरल और अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहने वाले सांप्रदायिक फौज ने हमले शुरू कर दिए। विपक्ष से कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला बता रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, हमला करने वालों की सोच क्या है और तस्वीर की कहानी क्या है, इसे आज हम थोड़ा विस्तार देते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, मराठी हैं। गणपति जी की पूजा की शुरुआत महाराष्ट्र में हुई थी और महाराष्ट्र के करीब करीब हर एक घर में गणपति के दौरान उनकी पूजा होती है। महाराष्ट्र के बाहर रहने वाले जो लोग हैं वो प्रायः सभी मराठी अपने अपने घरों में गणपति की पूजा करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं। CJI DY चंद्रचूड़ ने भी अपने घर पर गणपति की स्थापना की थी और उसकी पूजा के लिए देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था। PM मोदी गए, पूजा आरती में शामिल हुए, उनकी फोटो बाहर मीडिया में आई और अब समझने की कोशिश करें कि हिंदू विरोधी इकोसिस्टम कैसे काम करता है, जिसके निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से रहते हैं। लेकिन इस बार मोदी के साथ साथ देश के मुख्य न्यायाधीश सिर्फ इसलिए निशाने पे आ गए हैं क्योंकि उन्होंने गणपति उत्सव मनाया और इस उत्सव में प्रधानमंत्री को बुलाया। यह गिरोह जो सनातन का ही नहीं बल्कि देश का भी विरोधी है, ये बात क्यों कही जा रही है वो भी आपको बताएंगे। और अब हमला क्यों मुख्य न्यायाधीश पे हो रहा है वो भी आपको हम थोड़ा विस्तार से बताते हैं। कहा जा रहा है कि न्यायपालिका की गरिमा और निष्पक्षता को DY चंद्रचूड़ ने खत्म कर दिया है गणपति पूजा में प्रधानमंत्री मोदी को बुला करके। उन्होंने साफ कहा है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच का जो अंतर है उसे DY चंद्रचूड़ ने खत्म कर दिया है, कंप्रोमाइज किया है। लेकिन उसने उससे भी जो बड़ी बात जो कही जा रही है वो ये है कि उन्होंने पाला बदल लिया, यानी चंद्रचूड़ ने पाला बदल लिया, यानी पहले वो उनके खेमे थे, अब वो दूसरे के खेमे में चले गए। इसका मतलब ये निकलता है कि ये लोग ये मान के चल रहे थे कि मुख्य न्यायाधीश जो है वो हिंदू विरोधी है। उनको मुख्य न्यायाधीश से चिढ़ उस समय से है जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर के पक्ष में आया है। उस समय खुलकर उनके खिलाफ वो नहीं बोल रहे थे क्योंकि उस समय उनके निशाने पर उस समय यानी तात्कालीन जो मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई थे वो थे। आपको एक चीज़ और बता दूं तब आपको थोड़ी स्थिति साफ हो जाएगी कि राम मंदिर का फैसला जिस 5 जजों की बेंच ने दिया था वो सर्वसम्मति से आया था। सर्वसम्मति से जब फैसला आता है तो कोई एक जज जो होते हैं 5 में से वो उस फैसले को लिखते हैं और बाकी सबको उसे दिखाया जाता है और फिर सहमति होने के बाद से उसे फाइनल कर दिया जाता है, सभी के सिग्नेचर उन पे होते हैं। ये कभी सामने नहीं आता है कि जजमेंट लिखा किसने था, यानी जो 5 जजों की जो बेंच थी उनमें से उस जज को उस फैसले को ड्राफ्ट किसने किया ये कभी सामने नहीं आता है। लेकिन अब सबको यह मालूम हो चुका है कि जजमेंट जो है वो DY चंद्रचूड़ जी ने लिखा था। फिर क्या था, इस खबर के सामने आने के बाद से CJI इन लोगों के निशाने पर है। लेकिन बीच बीच में सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले सरकार के खिलाफ आए, सरकार को फटकार लगाई CJI ने, तो इससे ये लोग खुश थे और इन्हें मानकर चल रही थी कि ये जो है अभी वो हमारे पाले में है। यानी DY चंद्रचूड़ जब सरकार की आलोचना कर रहे थे, जब सरकार को फटकार लगा रहे थे, तो जो लेफ्ट लिबरल और जो विरोधी हैं, जो हिंदू विरोधी, उनको लग रहा था कि CJI उनके पाले में है। उस जजमेंट के बाद से उन्हें दूसरा झटका लगा जब जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या चले गए। उसके बाद नेपाल के पशुपति नाथ के भी दर्शन करने के लिए जो हमारे DY चंद्रचूड़ है वो सपत्नीक वहाँ पर गए थे और वहाँ गर्भगृह में करीब 1 घंटे तक उन्होंने पूजा की, अर्चना की और ध्यान भी लगाया।
वो दूसरे कई मंदिरों में भी इसके बाद जा चुके हैं। तो राहुल गांधी के अलावा जितने भी लोग मंदिर जाने वाले हैं, ये लेफ्ट लिबरल गैंग के निशाने पे हैं। राहुल गांधी को इससे छूट इसलिए मिली हुई क्योंकि आलोचकों को लगता है कि उन्हें राहुल गांधी के मंदिर जाने से राहुल गांधी हिंदुओं को भ्रमित करते हैं और बीजेपी का नुकसान कर रहे हैं, इसलिए उनको मंदिर जाने पर कोई भी लेफ्ट लिबरल गैंग के जो लोग हैं वो उसकी आलोचना नहीं करते। पिछले साल जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के तीसरे ऐसे चीफ जस्टिस हैं जिन पर यह हमला हो रहा है, और हमला करने वाले एंटी हिंदू और एंटी भारत ब्रिगेड के लोग हैं। और कारण एक ही है, पहली बार निशाना बने थे जस्टिस दीपक मिश्रा। आपको याद होगा कि जस्टिस दीपक मिश्रा, उन्होंने राम मंदिर के मामले में सुनवाई की थी और उन्होंने कोशिश की थी राम मंदिर का मामला जो है वो तय हो जाए जल्दी, उसकी तारीख यानी डे टू डेट जो है हियरिंग हो जाए। और ऐसा वो लगने लगा था कि अगर दीपक मिश्रा जी जो हैं वो अगर इस तरह से फैसले लेते हैं तो 2019 के चुनाव के पहले जो है ये फैसला आ जाएगा। लेकिन 2019 के पहले के चुनाव पे इस फैसले के आने के बाद जो है उन्होंने दीपक मिश्रा के खिलाफ जो विपक्ष ने साजिश शुरू कर दी और उनके खिलाफ महाभियोग चलाने का नोटिस उन्हें दे दिया गया। उसमें कांग्रेस और विपक्षी दलों के सांसद भी शामिल थे। ये उनको धमकी थी और अगर उन्होंने कहा कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो उससे आगे भी जा सकते हैं। ये समझ लें कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। और ये वही ब्रिगेड थी, आपको याद दिलाता हूँ कि ये वही ब्रिगेड है जो 4 जजों के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन्होंने की थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा था जस्टिस मिश्रा उससे डर गए और उन्होंने सुनवाई को उस समय टाल दिया और राम मंदिर का फैसला भी इससे टल गया। दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई थे, उनको भी डराने की कोशिश की गई। उनके घर, उनके दफ्तर में काम करने वाली एक महिला के जरिए उन पर आरोप लगाने की कोशिश की गई, जिसको कि वो इस्तीफा दे दे और डर के वो भी इस मामले से पीछे आ जाए। लेकिन रंजन गोगोई डरे नहीं, उन्होंने डे टू डे हियरिंग की और फैसला किया। वो रिटायर होने वाले थे जल्दी, इसलिए उन्होंने अपने रिटायरमेंट से पहले जो है वो राम मंदिर का फैसला दे दिया। उन्हें मालूम था कि इसको डिले करने की कोशिश हो रही है और अगर जस्टिस रंजन गोगोई भी डर गए होते तो शायद राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला भी नहीं आता। पहला झटका खाया विपक्ष ने यहाँ पर जस्टिस गोगोई से, पहला दीपक से, उसके बाद दूसरा जो है जस्टिस गोगोई से, और तीसरा जो है वो अब DY चंद्रचूड़ पर जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि 5 जजों की जो संवैधानिक पीठ थी, जो बेंच थी जिसने यह फैसला दिया था, जस्टिस रंजन गोगोई ही उसकी प्रमुख थे, उनकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो ठीकरा जो है उस समय गोगोई पे फोड़ा गया, इसलिए उस समय जस्टिस चंद्रचूड़ बच गए थे और उन पर सीधे तौर पे कोई हमला नहीं किया गया था। लेकिन इन लोगों की शायद याददाश्त थोड़ी कमजोर है, या यूं कहें कि एक षड्यंत्र का यह हिस्सा है। यह ब्रिगेड भूल गई कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो उस समय थे मनमोहन सिंह, जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने बालाकृष्णन, आपको याद होगा KG बालाकृष्णन जो CJI थे, उनको उन्होंने अपने घर पे बुलाया था। और घर पे क्यों बुलाया था? क्योंकि घर पे मनमोहन सिंह जी ने इफ्तार की पार्टी दी थी और उस पार्टी में CJI को बुलाया था। अंतर क्या है कि यहाँ CJI चंद्रचूड़ ने अपने घर पे गणपति की पूजा की थी, गणपति का आयोजन किया था और उसमें प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया, वो उसमें शामिल हुए और इतना बवेला हो गया। लेकिन जब मनमोहन सिंह जी ने अपने घर पर इफ्तार की पार्टी दी थी और उस इफ्तार की पार्टी में उन्होंने CJI को, जो कि JB बालाकृष्णन थे, उनको KG बालाकृष्णन को बुलाया था, तब इतना कुछ भी नहीं हुआ। दोनों में थोड़ा सा फर्क देखिए। यहाँ एक धार्मिक अनुष्ठान के लिए जो उनके घर पे हो रहा था, निजी रूप से हो रहा था चंद्रचूड़ के घर में, उसके लिए प्रधानमंत्री को न्योता दिया गया। और मनमोहन सिंह के मामले में इसके घर पर इफ्तार की दावत हो रही थी, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को न्योता दिया, तब संविधान का कोई नुकसान नहीं हुआ। तब एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में जो गरिमा थी वो खत्म नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर जब प्रधानमंत्री को DY चंद्रचूड़ गणपति में बुलाते हैं तो वो सारी चीज़ें एक साथ हो गई। पद की गरिमा खत्म हो गई, जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की जो बीच की जो लाइन थी वो लाइन खत्म हो गई और सारी चीज़ें हो गई। तो मुद्दा बनाने की जो कोशिश हो रही है उसे समझने की कोशिश कीजिए। यह एंटी हिंदू और एंटी नेशनल ताकतें इसमें सबसे आगे है, और इन ताकतों में जिनका नाम है उसमें सबसे पहले नाम आता है प्रशांत भूषण का। और प्रशांत भूषण के जो पिताजी थे, उन्होंने, जो कि पूर्व के कानून मंत्री भी थे, उन्होंने इस मामले को आगे बढ़ाया था और उन्हीं की संस्था है जो वो इस तरीके का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। और DY चंद्रचूड़ पे जो हमला किया जा रहा है वो इसी पे हमला किया जा रहा है। तो ये थी DY चंद्रचूड़ को लेकर के
डीवाई चंद्रचूड़ और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात को लेकर के जो पीछे की कहानी थी उसे हमने विस्तार से बताया। अब दूसरी जो कहानी है, मैं आपको दूसरी जो खबर बता रहा हूँ, जो विस्तार से मैं बताना वो है शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद को गिराने को लेकर है। शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद को गिराने के लिए हिंदू संगठनों ने जो आंदोलन शुरू किया था वो सही दिशा में बढ़ रहा था। इस आंदोलन की धमक हिमाचल प्रदेश से निकलकर पूरे देश में अब फैल चुकी है। इस अवैध मस्जिद की बात कब से शुरू हुई, मामला कब दर्ज हुआ, सुनवाई कितनी बार हुई और आज उसका हाल क्या है, उसका अपडेट क्या है, ये सब हम आपको बताएंगे। यह मामला आज का नहीं बल्कि 14 साल पुराना है। आज से 14 साल पहले 2010 में पहली बार लोगों की नज़र में इस मस्जिद के अवैध निर्माण पर पड़ी, तब जब 14 साल पुराना यह मामला लोगों के सामने आया और वहां पर देखा कि देखते ही देखते ये मस्जिद जो है कॉलोनी के बीच में खड़ी कैसे हो गई। शिमला नगर निगम के कमिश्नर की अदालत में यह मामला अभी भी लंबित है, लेकिन फैसला नहीं हुआ। तारीख पे तारीख पड़ती रही, लेकिन 45 तारीखों के बाद भी न्याय अभी तक नहीं हुआ है। तो लोगों ने इसे खुद न्याय करने का फैसला लिया और सड़कों पर जो जनता है वो उतर आई। साल 2010 से ये मामला नगर निगम की कोर्ट में चल रहा है। नगर निगम की कोर्ट जो है वो मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर मस्जिद प्रबंधन को बार बार नोटिस जारी कर रही थी, लेकिन मस्जिद प्रबंधन कमेटी जो है वो जवाब देने की बजाय एक के बाद एक अपनी इमारतें खड़ी करते जा रहा था। अपनी ऊंचाई जो है वो हर तारीख पे बढ़ाते जा रहा था। अवैध निर्माण होता चला गया। यहाँ के मौलवी को कानून का कोई डर ही नहीं, या यूं कहें कि उसके पीछे इस राजनीतिक शक्ति का हाथ है जो इस मस्जिद को फलने फूलने दिया जा रहा है या फलने फूलने में उसकी मदद कर रही है। ये जांच का विषय है कि इसके पीछे में कौन से लोग हैं। हालांकि राजनीतिक शक्तियां जो है वो धीरे धीरे जो है बेनकाब हो चुकी है। लोगों को पता चल चुका है कि अब कांग्रेस सीधे तौर पे इस मस्जिद को बचाने के कार्य में जुटी हुई है। आपको बता दें कि पिछले महीने यानी अगस्त की बात है, संजौली के मल्हान क्षेत्र में एक दुकान पर काम करने वाले 37 साल के विक्रम सिंह के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी। मारपीट करने वाले लोग मुस्लिम थे। ये आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद मस्जिद में आकर छिप गए। फिर क्या था, इस मामले ने देखते ही देखते तूल पकड़ लिया और 14 साल पुराने अवैध निर्माण की परतें खुलती चली गई। अब अवैध मस्जिद के निर्माण का मामला हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी गूंजा था। सुक्खू सरकार के मंत्री और कुसुपंती से कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध सिंह ने पूरी मस्जिद को ही अवैध करार दे दिया। इस दौरान उन्होंने लफ्ज़ जिहाद और लैंड जिहाद का मसला भी उठाया था और साथ ही शिमला में रोहिंग्याओं के होने का जिक्र भी किया, यानी जो घुसपैठिए हैं, घुसपैठिए का जिक्र भी उन्होंने अपने संबोधन में किया था। मीडिया से बात करते हुए अनिरुद्ध सिंह ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे। हमारे पास अनिरुद्ध सिंह की कही हुई बाइट है जो उस दौरान उसने कही थी। एक बार मैं अपने पीसीआर से कहूँगा कि एक बार अनिरुद्ध सिंह ने जो उस समय कहा था, एक बार हमारे दर्शकों को सुना दें कि अनिरुद्ध सिंह ने जो है क्या कहा था उस समय। ऐसा है कि जहाँ तक संजौली मस्जिद जो बनी है उसका मामला है, मैं बोलना चाहूँगा पहली बात तो कोई भी अवैध निर्माण जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैं ये भी साथ बोलना चाहूँगा, ये मंदिर जो मस्जिद का विवाद है, कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई धर्मस्थल हो, उसकी परमिशन जो है बनाने के पूर्व जो है वो एसडीएम से या डीसी से लेनी पड़ती है। उसके लिए नहीं ली गई बनाने से पहले। फर्स्ट, ज़मीन उसकी हिमाचल प्रदेश सरकार की है, केवल वो कब्जाधारी है। सेकंड, जब कब्जाधारी है, ज़मीन सरकार की है, मालिकाना हक नहीं है, तो नक्शा पास नहीं हो सकता। 2010 में कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तब से उनका केस जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में अटका हुआ है। करीबन 44 पेशियां जो है उनकी लग चुकी हैं। उसके बाद उन्होंने वायलेशन पे वायलेशन करके 4 मंजिल तक पहुंचा दिया, पूरे रिकॉर्ड के ऊपर है ना। कोई आम आदमी बनाए उसके लिए तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बिजली पानी काटने का प्रावधान फटाफट नोटिस भेज देती है, मैं समझता हूँ। तो इनका अभी तक क्यों नहीं काटा गया है जब आम आदमी का कट रहा है? तो देखिए ऐसा है कि तो अनिरुद्ध सिंह की बात हमने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि अनिरुद्ध सिंह तभी जो कह रहे थे और अभी जो कह रहे हैं दोनों में फर्क आ गया है। क्योंकि अनिरुद्ध सिंह जो है कांग्रेस के मंत्री हैं, विधायक हैं, तो इन पे दबाव आ गया है और कांग्रेस के जो आला कमान है राहुल गांधी एलओपी, उन्होंने फ़ोन किया वहाँ के सुक्खू सरकार को, वहाँ के मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री ने जो बातें कही, मुख्यमंत्री से जो राहुल गांधी की बातें हुई, उस बात करने के बाद से विधायक पे भी दबाव पड़ा और विधायक ने अपनी बात को बदल दिया है। और अब जो सरकार कह रही है ना कि जो लोग हैं वो रोड पे हैं, सड़क पे हैं, और जब तक मस्जिद गिरा नहीं दी जाती है
तब तक जो है लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है अब इसको कानूनी पचड़े में लपेटने की कोशिश की जा रही है। विक्रमादित्य सिंह जो कि कांग्रेस के बड़े नेता है शिमला में, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यदि कोई मस्जिद अवैध बताता है तो उसे गिरा दिया जाएगा। मामला चूंकि न्यायालय में है, इसलिए अवैध अगर पाया जाएगा तो न्यायालय में इसका फैसला होगा। निश्चित तौर पर उसे कानून की प्रक्रिया के तहत ही तोड़ा जाएगा। आप समझ सकते हैं, कानून की प्रक्रिया जो है किया जाएगा। म्युनिसिपल कमिश्नर के आदेश के बाद भी इसे नहीं तोड़ा गया और अब इसे कांग्रेस जो है गिराने की कोशिश कर रही है। तो विस्तार से भी मैंने आपको दो ये खबर बताई। अगले सेगमेंट पे जाने से पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आपसे वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि वायरल क्या है और ट्रेंडिंग क्या है। मस्जिद की, संजौली की अवैध मस्जिद की, जिसको गिराने के लिए हिंदू संगठन जो है सड़कों पे है और कांग्रेस उसे बचाने के लिए अदालत का सहारा ले रही है। कानूनी पचड़े में फंसाकर फिर से मामले को डिले करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं आपको यह भी बताऊंगा कि संजौली की इस मस्जिद के अलावा और भी कितनी मस्जिदें हैं जो विवादित हैं और इन विवादित मस्जिदों का मामला क्या है। धार में भोजशाला स्मारक को मुस्लिम मस्जिद बताते हैं। ये एक पहला मामला है जिस पर हम लगातार काम कर रहे हैं, लगातार आपको दिखाते रहे। दूसरा जो है मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद जो है वो भी एक इसी तरीके की है। धार में भोजशाला स्मारक को मुस्लिम मस्जिद बताते हैं और इस पर विवाद चल रहा है। ये भी कोर्ट में मामला फंसा गया हुआ है। दूसरा जो है वो दिल्ली के कुतुब मीनार में 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया कुतुब मीनार, ये भी मामला कोर्ट में चल रहा है और ये भी विवादित है। इसे भी हम लगातार आपको दिखाते रहे हैं। उसके बाद जो तीसरा मामला है लखनऊ में लक्ष्मण टीला, जिससे टीली वाली मस्जिद बनाया गया है, वो भी दरअसल वो लक्ष्मण का टीला है। ये भी हम आपको बताते रहते हैं। हम लोग लगातार इस तरह की खबरों को अपने चैनल पर दिखाते रहते हैं और हर एक कवरेज में। अजमेर में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह जहां दीवारों पर है मंदिरों के निशान, फिर भी उसे मस्जिद बताया जाता है, दरगाह बताई जाती है। यह भी खबर हम आपको लगातार बताते रहे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कमालुद्दीन मस्जिद को बनाने के लिए हिंदू मंदिर को तोड़ा गया था, इसके भी पूरे साक्ष्य हैं, पूरे निशान है, फिर भी इसे मस्जिद बताया जाता है। तेजो महालय का ताजमहल किया गया, यह भी ताजमहल का विवाद चल रहा है, इसके अंदर की बात है। लेकिन अभी तक जो है लोग इस पर कुछ आगे बढ़ नहीं पाए हैं। यूपी के जौनपुर में अटला देवी मंदिर को बनाया गया अटाला मस्जिद। ये सारी चीजें इतिहास में दर्ज है, किताब में दस्तावेज है, फिर भी इसे कुछ किया नहीं। अजमेर के संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़ के बनाई गई थी 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय का मामला यह भी काफी फेमस है, हम लगातार इसको दिखाते रहे। हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई गई दिल्ली में जामा मस्जिद, इसके भी साक्ष्य मौजूद है। लेकिन ये कोर्ट में यह भी मामला फंसा हुआ है और इस पर कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। हिंदुओं का दावा, भोपाल में जामा मस्जिद भी पहले शिव मंदिर था। तो ये तो वो खबर थी जो हमने आपको दिखाया कि कितनी सारी मस्जिदें हैं जो विवादित हैं और इन विवादित मस्जिदों पर लगातार जो है काम चल रहा है। लेकिन किसी न किसी मसले को लगा करके कोर्ट में ले जाकर के इस मसले को डिले करने की कोशिश की जा रही है और मुस्लिम जो पक्ष है वो इस मामले को टालने के लिए कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से संजौली का जब मस्जिद है तोड़ने की कगार पे जब आया तो ऐसा लग रहा था कि अभी और अभी के अभी इसे तोड़ दिया जाएगा, लेकिन फिर उसे सरकार की एंट्री होती है, राहुल गांधी की एंट्री होती है और फिर जो है वो सारी चीजें बदल जाती हैं। उस चीज में क्या कि उसे कोर्ट के आदेश के हिसाब से भी तोड़ा जाएगा, यानी अभी उसमें भी डिले है। अब बताते हैं कि सेगमेंट 2 में वायरल क्या है। तो हम आपको बात करते हैं कि आज की वायरल खबर क्या है। और जो वायरल वीडियो जो दिन भर चल रहा है सोशल मीडिया पे, काफी फेमस हो रहा है, वह सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। उसमें सबसे पहली वीडियो है दिल्ली में लेक कल्याण मार्ग पर मौजूद प्रधानमंत्री के आवास की, जहां एक गाय ने बछिया को जन्म दिया है। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक्स पर शेयर की है। वो गाय के बच्चे के साथ दुलारते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस नव वत्सा का नाम उन्होंने दीप ज्योति रखा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गाय सर्व सुख प्रातः है। पीएम मोदी ने कहा है कि लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास परिसर में एक नए सदस्य का आगमन हुआ है और ये वीडियो जो है काफी वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास में प्रिय गौ माता के एक नव वत्सा को जन्म दिया है जिसके मस्तक पर ज्योति का चिन्ह है, इसलिए मैंने इसका नाम दीप ज्योति रखा है। दीप ज्योति का स्वागत करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उसे खूब दुलारा और अपनी गोद में बिठा लिया। वो कभी उसके सिर पर हाथ फेरते थे तो कभी उसे दुलारते। आप हमारे बगल में जो विंडो में जो वीडियो है वो उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी उसे दुलारते हुए नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि ये एक नन्हा मेहमान है, प्रधानमंत्री के साथ काफी सहज आ रहा था और इसके साथ अक्सर प्रधानमंत्री मोदी अब समय बिताते हुए देखे जा सकते हैं। ये साधारण गायों से थोड़ी अलग नजर आती है। ये गाय
पुंगनूर नस्ल की है और आंध्र प्रदेश से इसका संबंध है। इसकी लंबाई सिर्फ 2.5 से 3 फीट की होती है और ये भी मैंने दिखाया था कि प्रधानमंत्री के आवास पे किस तरीके की गौ माताएं हैं और किस तरीके से वो गौ माता की सेवा करते हैं। तो ये तो पहली खबर थी जो कि काफ़ी वायरल हो रही है और अभी सुबह से लेकर के जब से उन्होंने पोस्ट किया तब से लेकर लगातार जो है इसे हर लोग जो है केवल देख नहीं रहे, कमेंट ही नहीं कर रहे, बल्कि वो शेयर भी कर रहे हैं और यही वजह है कि ये पूरी दुनिया में जो है वायरल हो चुकी है। केवल देश में नहीं, दुनिया में ही वायरल है। दूसरी खबर जो है हमारे पास है वो है हाथी। दुनिया के सबसे समझदार जानवरों में से एक माना जाता है। वो काफ़ी विशालकाय और ताकतवर भी होते हैं। इंसानों की तरह ही हाथी भी ज़्यादातर अपने परिवार के साथ ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन इन्हें पालतू बनाया जाता है जिससे लोगों का वो मनोरंजन कर सके। ऐसे में कई बार हाथियों के अंदर गुस्सा भर जाता है। कुछ ऐसी ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें हाथी अपना गुस्सा जाहिर करते हुए दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि किसी भी चिड़ियाघर में एक हाथी बैठा हुआ है किसी चिड़ियाघर में और लोग उसकी फोटो खींचना चाहते हैं। इससे ज़्यादातर लड़कियां नजर आ रही है जो हाथी के साथ सेल्फी और फोटो लेती हुई नजर आ रही। हाथी काफ़ी देर से यह सब बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन जब उसे गुस्सा आया, जब वो बर्दाश्त की हद को पार कर गया, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने फोटो खींचने वाले के साथ सलूक किया। लड़की जब उसकी फोटो खींचने की कोशिश करती थी, वो गुस्से में अपने सूंड से उसे जोर से एक झटका देती है जिससे लड़की झटका खाकर गिर जाती है और वहाँ खड़े लोग डरे सहमे में फोटो सेशन पर विराम लगा देते हैं। यानी एक सीमा के बाद जो है हाथी भी इससे काफ़ी जो है गुस्सा जाता है और फोटो खींचने वाले पे अपने सूंड से हमला करते हैं। ये दोनों जो वायरल खबर थी ये हमने देखा है। अब कल की जो खबर है वो कल की खबर क्या है, तीसरे सेगमेंट में हम आपको बताते हैं कि कल का अखबार जब आप खोलेंगे तो कौन सी हेडलाइन आपको दिखेगी। वो हेडलाइन आपको हम एडवांस में यहाँ पर बता देते हैं। तो आज जो पहली हेडलाइन है वही कि 6 वंदे ट्रेनों को आज हरी झंडी जो है कल वो दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और 7 परियोजनाओं का जो है वो उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। रविवार को दूसरी जो खबर है वो है कि रविवार को केजरीवाल जनसभा को संबोधित करेंगे और 11 बजे ऑफिस के कार्यकर्ताओं में उसे संबोधित करेंगे और उसके बाद जो है वो हरियाणा के लिए स्ट्रैटेजी भी बनाएंगे, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है और 90 के 90 सीटों पर अरविंद केजरीवाल ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तीसरी जो बड़ी खबर जो आप देखेंगे जो हेडलाइन के रूप में आएगी वो है रविवार को सीएम योगी जाएंगे बहराइच, भेड़िए के हमले से पीड़ित और उससे परिवारों की मुलाकात करेंगे, क्षेत्रीय बाढ़ ने जो कहर मचाया हुआ है उसका भी जो है वो मुआयना करेंगे। और जो चौथी खबर है वो है बंगाल से जूनियर डॉक्टर्स की पीड़िता की मां ने कहा है कि अपनी 5 सूत्रीय मांगे को स्वीकार करें सीएम। 5 सूत्रीय मांग जो है डॉक्टर्स ने रखे मुख्यमंत्री के सामने और उसे स्वीकार करने के लिए कहा जा रहा है। पिछले 33 दिनों से जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। कोर्ट के कहने के बावजूद डॉक्टर जो है उन्होंने अपना विरोध जो है वापस नहीं लिया है और सरकार और जो कोर्ट है वहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने कहा है, लेकिन उसके बाद भी यह विरोध जो है वो जारी है। जो 5वीं जो खबर है वो भी कोलकाता से है। कोलकाता के एनएस बनर्जी रोड पर जोरदार एक धमाका हुआ है, एक व्यक्ति इसमें घायल हो गया है। बंगाल बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है और इस पूरे मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग की है। जो छठी खबर है वो कुल्लू से है। कुल्लू में रविवार को फिर से शुरू होगी एडवेंचर एक्टिविटी और राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग। अब नहीं वसूले जाएंगे ज़्यादा दाम, दो पैसे की कमी, वहाँ जो फीस कमी की गई है उसमें। और 15 जुलाई से यह जो एडवेंचर बंद थी उसको फिर से खोला जा रहा है कल से। 7वीं जो खबर है बड़ी हेडलाइन वह है रविवार को होंगे मध्य प्रदेश के वन विभाग कर्मचारी समिति के चुनाव। भोपाल में चुनाव के बाद सदस्यता अभियान भी शुरू किया जाएगा। 8वीं जो खबर है जो बड़ी खबर हेडलाइन के रूप में हम ले रहे हैं, रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर खाफ पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। 360 गांवों के लोग करेंगे ये महापंचायत में शिरकत करेंगे और सरकार के सामने रखी जाएगी गांव के बालों की गांव वालों की जो परेशानियां है वो रखी जाएगी। और ये पंचायत जो है खाप पंचायत की जो ये मीटिंग जो कल जंतर मंतर पर हो रही है दिल्ली में, वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हरियाणा का चुनाव है और हरियाणा के चुनाव में खाप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जिस किसी भी पार्टी को खाप अपना समर्थन देता है उसकी जीत तय मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि खाप के समर्थन से वोट इधर से उधर हो सकता है। तीसरी जो आखिरी खबर है वो आखिरी खबर मैं आपको बता दूं, हमारे पास समय की कमी है इसलिए मैं एक छोटी सी खबर जो गुड न्यूज़ के रूप में मैंने आपको बताया था कि एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी में शनिवार को डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हरा दिया है। मुकाबला चीन में के झुलुनबुइयों में मोकी हॉकी ट्रेनिंग बेस में खेला गया था और इस टूर्नामेंट में भारत ने ये लगातार 5वीं जीत दर्ज की है। भारत के लिए दोनों गोल कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने किया और पाकिस्तान की ओर से
अहमद नदीम ने जो है वो 1 गोल किया और इस तरह से भारत 5 मैच जीतकर पॉइंट्स के अलावा नंबर 1 पे है। तो ये गुड न्यूज़ थी और आपको बता दूं कि गुड न्यूज़ के साथ गुड नाइट करने से पहले मैंने आपको गुड न्यूज़ बताई और गुड नाइट आपको मैं कहते हुए ये भी मैं कहूँगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा और अगर आप इस प्रोग्राम में कुछ बेहतर सुझाव देना चाहते हैं, आपको लगता है कि प्रोग्राम में कुछ अपने सुझाव से इसे और भी बेहतर किया जा सकता है, तो हमारे को फीडबैक जो हमारा है फिर तो हमारे पास है 10 की बात @gmail.com। इस पे आप अपनी बात जो है फीडबैक मुझे दे सकते हैं ताकि आपके जो सुझाव है वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रोग्राम को और भी बेहतर करने में जो है हमें मदद मिलता है। फिलहाल 10 की बात में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।